पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोंग और फैंग के बीच मार्शल आर्ट कंपटीशन शुरू हो गया होता है और ये वही कंपटीशन था जिसमें हारने वाले को अपनी जान देनी होगी। और इस कंपटीशन में गोंग एक खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जो टेक्निक हर एक कल्टीवेटर के लिए बैन थी, लेकिन तब भी वो उस टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो फैंग की जान लेने वाला होता है। लेकिन फैंग भी कहाँ इतना कमजोर था, वो बड़ी ही आसानी के साथ गोंग को तब भी हरा देता है, जिसके बाद वो अपने फादर का गुस्सा उतारते हुए वहाँ पर उसकी जान ले लेता है। जिस चीज को देखकर तो वो जनरल एकदम ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो ठान लेता है कि इस बैटल एरिना के अंदर जो भी मौजूद है मैं उन सभी की जान ले लूंगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जनरल सभी से कह रहा होता है, आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, कोई भी मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। जिसके बाद वो अपने सारे सोल्जर से कह के सभी के ऊपर अटैक करवा देता है और उसके सारे सोल्जर भी जियानबू रेल्म पे पहुंच चुके थे, यानी कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जितना कि पावरफुल एक अच्छे कल्टीवेटर होते हैं। जिसके बाद जनरल अपने सारे सोल्जर की आर्मी बनाते हुए वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक करवा देता है। ये देखकर तो सारे लोग डर चुके थे, वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। फैंग के मास्टर भी कुछ सोल्जर को मार रहे होते हैं, तो वहीं सूरो और मिंग के पास भी कुछ सोल्जर आ गए थे, लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं इससे पहले ही वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं, जो उन सोल्जर का वहाँ पर खेल खत्म कर देते हैं। तब इतने सारे लोगों को मरता हुआ देखकर फैंग उस जनरल से कहता है, तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे थी ना, तो आज सिर्फ मुझसे फाइट करो, इन बाकी लोगों को बीच में क्यों घसीट रहे हो। इस पर जनरल कहता है, आज गोंग के मरने की वजह से सारे लोगों को इसकी भरपाई करनी होगी, जब तक मैं सारे लोगों की जान नहीं ले लेता तब तक ये मुझे सुकून नहीं मिलेगा, इसलिए तुम्हारी वजह से आज सारे के सारे लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। लेकिन तब वहाँ पर फैंग के सेक्ट वाले लोग अपना एक फॉर्मेशन बना देते हैं, जिस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही भयंकर ड्रैगन बाहर निकल रहे थे और वो बाहर निकलते हुए जनरल के जितने भी सोल्जर होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं ताकि उन सभी की जान ले सके। ये देखकर तो वो जनरल एकदम ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो सीधा एक खतरनाक वाला अटैक सीधा फैंग के सेक्ट वाले लोगों के ऊपर ही कर देता है, लेकिन फैंग उसे रोक लेता है, जिसमें उसके सेक्ट वाले लोग भी उसकी मदद करते हैं और काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार वो उस जनरल के अटैक को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। पर इस चीज को देखकर तो उस जनरल के गुस्से का ठिकाना नहीं था, वो पहले से भी कहीं गुना ज्यादा गुस्सा हो गया होता है कि इस फैंग के सेक्ट वाले तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इनसे लड़ने के लिए मुझे कुछ और तरीका अपनाना होगा, चाहे आज मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी की जान में नहीं बख्शने वाला। तब वो वहाँ पर अपने दोबारा से बीस्ट को समन कर लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा भयंकर दिखाई दे रहा था। साथ ही उसने वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक ड्रग का भी इस्तेमाल कर लिया होता है, जो ड्रग भी बाकी सारे कल्टीवेटर के लिए बैन है। जिसके बाद जनरल अपने बीस्ट को फैंग के सेक्ट वालों के ऊपर भेजते हुए वहाँ पर अपनी पावर को भी बढ़ाना शुरू कर देता है। जिस ड्रग का उसने इस्तेमाल किया था उसका असर उसकी बॉडी पे दिखाना शुरू हो जाता है और कुछ ही देर के अंदर वहाँ पर वो जनरल एक बहुत ही भयंकर मॉन्स्टर में बदल जाता है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि आखिर इसने ऐसे कौन से टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया जिससे एकदम मॉन्स्टर जैसा दिखाई देने लग गया है। साथ ही इस वजह से उस जनरल के पास भी बहुत ज्यादा पावर आ गई होती है और वो वहाँ पर अपना तियानवू रेल्म के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाता है। ये देखकर तो सभी डर चुके थे कि आखिर ये जनरल इतना ज्यादा पावरफुल कैसे अचानक से हो गया, अब तो इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो सकता है। जिसके बाद वो जनरल अपनी और ज्यादा पावर को बढ़ाते हुए सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ये देखकर फैंग के सेक्ट वाले लोग भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, चाहे कैसे भी करके उन्हें यहाँ पर जनरल को रोकना ही था, वरना वो सभी की जान ले लेगा। लेकिन जनरल तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी से पावरफुल वो जनरल अभी हो गया था, इसलिए कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता। जिस चीज से सभी परेशान होते हैं कि शायद अब यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो इस जनरल से फाइट कर सके, और ऐसा ही रहा तो आज तो ये जनरल सारे लोगों की जान ले लेगा। जिसके बाद जनरल कुछ लोगों को हवा में उड़ाते हुए उनकी जान वहाँ पर निकालने लगता है और ऐसे ही करते हुए देखते ही देखते कितने सारे लोग एक सेकंड के अंदर मारे जाते हैं। लेकिन उस जनरल का गुस्सा तो अभी तक शांत नहीं हुआ था, वो और भी बचे हुए लोगों को पहले अपनी पावर की मदद से हवा में उड़ाता और वहाँ से उसकी जान निकाल के उन्हें जमीन पे पटक देता है। ये देखकर फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो उस जनरल से कहता है, मैं ही वो इंसान हूँ जिसने गोंग को मारा था, तो तुम आगे से मुझसे बदला लो ना, बाकी लोगों को बीच में क्यों घसीट रहे हो। तब इस चीज से वो जनरल काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए फैंग की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है और उससे कहता है, तुम ही वो इंसान थे ना, और तुम अभी मुझे पहले से भी और ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो, तुम्हारी मेरे सामने कोई भी औकात नहीं है, मैं चाहूँ तो बस एक सेकंड के अंदर तुम्हें खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से तो नहीं मारूंगा, मुझे तुम्हें मारने के लिए काफी अच्छा तरीका आया है और उसी तरीके से मैं तुम्हारी जान लूंगा। जिसके बाद वो उसी खंजर को फैंग की तरफ फेंक देता है, जिसके ऊपर अब भी गोंग का खून लगा हुआ था। वो उससे कहता है, ये खंजर उठाओ और इससे अपनी जान लो। यही सपना फैंग देख रहा था ना कि तुम अपनी खंजर से ही अपनी जान लोगे, तो आज तुम उसका सपना पूरा करो, भले से वो मर क्यों न गया हो, लेकिन तब भी उसके मरने के बाद उसका सपना मैं पूरा करूंगा। जिसके बाद वो जनरल वहाँ पर मौजूद और लोगों को हवा में उठाते हुए उनकी जान लेना शुरू कर देता है और फैंग से कहता है, जब तक तुम अपनी जान नहीं लोगे तब तक ये मेरे हाथ नहीं रुकेगा, इसलिए बताओ जल्दी मुझे कि तुम्हारा
तुम्हारा क्या फैसला है, वरना एक एक करते हुए यहाँ पर मौजूद सारे लोग खत्म हो जाएंगे। और जैसे ही वो मिंगो सूरो को उठाकर उनकी जान लेने वाला होता है, इससे पहले फैंग उससे कह देता है रुक जाओ, मैं अपनी जान लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो सारे लोग एकदम घबरा जाते हैं। वो फैंग को मना करते हुए कहते हैं तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम नहीं जानते कि ये कितना बड़ा गलत फैसला हो सकता है। अगर तुम्हारे अंदर जान रहेगी तो हम सब मिलकर इन सभी दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी जान चली गई तो हमारा भी यहाँ पर रहेगा क्या फायदा। इसलिए हमारी बात मानो और उस खंजर को वहाँ से दूर फेंक दो, तुम्हें अपनी जान लेने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही इस चीज से वो लड़की भी घबरा चुकी थी। फैंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड से वो उससे कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अगर अपनी जान लोगे तो इससे मेरी भी जान जा सकती है, बस मुझे तुम अपनी बॉडी का कंट्रोल दे दो, हम दोनों एक साथ होकर इन सारे के सारे दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं। बस तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा रखना होगा, मेरी बात मानो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फैंग तब भी तैयार नहीं होता, इसलिए वो लड़की जबरदस्ती फैंग की बॉडी पे अपना कंट्रोल करने लगती है। तब फैंग उससे कहता है तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मैंने अपने माइंड कंट्रोल की पावर की वजह से खुद की बॉडी को लॉक कर दिया है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम मेरी बॉडी पे कंट्रोल हासिल कर ही नहीं सकती हो। और रही बात मेरे मर जाने के बाद तुम्हारे मर जाने की, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरी बस बॉडी मर जाएगी और मेरे मरने के बाद तुम मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर निकल सकती हो और उसके बाद तुम किसी और के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चले जाना, मेरी वजह से तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन वो लड़की उससे कह रही होती है तुम्हें एक बार फिर से सोचना चाहिए, ये फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम्हारे पास तो खुद एयर कंट्रोल टेक्निक है, तुम एक बार उड़ के तो दिखाओ, तुम यहाँ से इतना दूर चले जाओगे कि ये जर्नल तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तब फैंग उससे कहता है हमेशा से तो मैं भागते ही आया हूँ, जब मेरे फादर मर गए तब मैं वहाँ पर नहीं था, ऐसे ही हर जगह जहाँ भी जरूरत पड़ती थी वहाँ मैं नहीं पहुँच पाता था, तो अब भागना बहुत हो चुका, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं भागूंगा, सिर्फ अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँ तो मेरे पीछे जो इतने लोग हैं उन सभी की जान ये जर्नल थोड़ी छोड़ देगा, इसलिए मैंने फैसला कर ही लिया है कि मुझे अपनी जान देनी ही होगी। जिसके बाद वो उस खंजर को अपने गर्दन पे रख देता है और जैसे वो उसे घुमाकर अपनी गर्दन काटने वाला होता है, इससे पहले वो खंजर वहाँ पर चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो ब्लू रोब स्पिरिटस आ चुका था जिसने अपनी पावर की मदद से ही उस खंजर को तोड़ दिया होता है। जिसके बाद वो स्पिरिटस उस जनरल से कहता है बस बहुत हो गया तुम्हारा, तुमने बैंड चीज को इस्तेमाल करके अपनी पावर बढ़ाई है, तुमसे हिसाब तो बाकी सेट के एल्डर ही लेंगे और मार्शल आर्ट का जो रूल लगता है किसी भी बैंड टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए वही सजा तुम्हें होगी। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारा गुस्सा उतारना है, तुमने न जाने यहाँ पर कितने लोगों की जान ले ली है, उसका पहले मैं तुमसे गुस्सा उतारूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें मार्शल आर्ट के कोर्ट में ले जाऊंगा और वहीं तुम्हें सजा होगी। जिसके बाद वो उसे भी अपनी पावर दिखाता है जो कि खुद भी तियानवू रैल्म को ब्रेक थ्रू कर चुका था। ये देखकर तो वो जनरल एकदम हैरान रह जाता है कि आखिर इसने भी अपना तियानवू रैल्म ब्रेक थ्रू कर लिया है, अब तो इससे फाइट करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, शायद ही मैं इससे जीत पाऊंगा। लेकिन तब भी वो गोंग की बॉडी को देखते हुए कहता है अच्छा है कुछ भी क्यों ना हो जाए, भले ही मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन कैसे भी करके मैं सभी को खत्म करके रहूंगा। जिसके बाद वो दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने बीस्ट को बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो ब्लू रोब स्पिरिटस इतनी जोरदार दहाड़ मारता है कि उसकी दहाड़ के सामने उस जनरल का बीस्ट तो क्या वो खुद भी वहां से हवा में उड़ते हुए दूर चला जाता है, जहां उस स्पिरिटस के दहाड़ से उस जनरल की हालत खराब हो चुकी थी और अब वो दोबारा फाइट करने के हालत में भी नहीं होता है। इसलिए वो ब्लू रोब स्पिरिटस यहाँ पर उसकी जान बख्श देता है, क्योंकि इसे सजा तो कोर्ट के हिसाब से ही होगी। जिसके बाद वो अपने सिपाहियों से कहकर इसे उठाकर यहाँ से ले जाने कह देता है ताकि इसे इसके सिटी में ले जाया जा सके और वहीं उसे सजा होगी। लेकिन तब उसे उसके पास से एक पोटली दिखाई देती है जिसके अंदर कुछ मेडिसिन रखी हुई थी, इसलिए वो स्पिरिटस उस मेडिसिन को निकाल लेता है ताकि इससे जिन्हें भी चोटें लगी हैं उनकी चोट ठीक कर सके। लेकिन तब उसे उस मेडिसिन की पोटली के अंदर से एक लेटर लिखा हुआ मिलता है जिस पर यह लिखा हुआ था कि गोंग जियानवू सिटी के लॉर्ड का नहीं बल्कि इसी जनरल का बायोलॉजिकल सन है और गोंग का असली फादर भी कोई और नहीं बल्कि यही जनरल था। ये देखकर तो स्पिरिटस कहता है ओ अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि तुम गोंग को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि असल में तो वो जियानवू सिटी के लॉर्ड का नहीं बल्कि तुम्हारा ही बेटा था। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सभी एकदम हैरान रह जाते हैं कि अरे गोंग का तो असली फादर ये जनरल ही निकला, जियानवू सिटी के लॉर्ड की वाइफ ने ही उसे धोखा दे दिया। ये सुनकर तो जियानवू सिटी का लॉर्ड एकदम ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, उसके गुस्से का वहाँ पर ठिकाना ही नहीं रहता। वहीं फैंग उस ब्लू रोब स्पिरिटस के पास आकर कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज आप यहाँ पर नहीं आए होते तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई होती यहाँ पर। तब स्पिरिटस उससे कहता है तुम मुझे सीनियर मत कहो, हम दोनों तो बिल्कुल भाई भाई की तरह हैं, तुम भी एक स्पिरिटिस्ट हो और मैं भी एक स्पिरिटिस्ट हूँ, तो क्यों ना हम यहाँ पर पूरी जगह पर राज कर लेते हैं, हमारे सामने तो कोई टिक भी नहीं पाएगा। जिसके बाद सिपाही उस जनरल को उठाकर वहाँ से उसकी सिटी में ले जाने लगते हैं। साथ ही यहाँ के जितने भी एल्डर होते हैं वो सभी भी आकर उस ब्लू रोब स्पिरिटस का शुक्रिया करने लगते हैं उन सभी की जान बचाने के लिए। अब कुछ टाइम बाद घोड़ा गाड़ी के अंदर डालकर उस जनरल को वहाँ से ले जाया जा रहा होता है, लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता है उसकी घोड़ा गाड़ी रुक जाती है क्योंकि उसके अंदर जियानवू सिटी का लॉर्ड आ चुका था। वो वहाँ पर आने के बाद उस जनरल से कहता है क्या तुम जानते भी हो कुछ टाइम
पहले मुझे वुहू सिटी की तरफ से एक लेटर मिला था कि फैंग और उसके परिवार वाले लोग कुछ गड़बड़ी करना चाहते हैं, इसलिए मैंने वुहू सिटी वालों को उन्हें मारने के लिए हायर करवा दिया। लेकिन अब जाकर मुझे पता चला कि वो लेटर वुहू सिटी वालों ने नहीं बल्कि इस गोंग ने ही भेजा था, ताकि मैं वुहू विलेज को हायर करके फैंग और उसके परिवार वालों को मार सकूं, ताकि तुम्हारा और तुम्हारे उस बेटे का बदला पूरा हो सके। आज से कई साल पहले जब मेरी वाइफ मुझे खुशखबरी देने आई थी कि गोंग पैदा होने वाला है, तब तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन उस टाइम मेरी वाइफ का कहना ये था कि मैं गोंग को तुम्हारे पास छोड़ दूं, तुम ही उसे बचपन से पाल कर एक अच्छा कल्टीवेटर बना दोगे। तब मैंने भी सोचा कि अगर एक अच्छे पावरफुल कल्टीवेटर के साथ वो बड़ा होगा तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन अब जाकर मुझे समझ में आया कि मेरी वाइफ ने उसे तुम्हारे पास रखने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि असल में तो वो मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा ही बेटा था। मैंने किसी दूसरे के बेटे को हमेशा से अपना बेटा समझ के उसे बड़ा किया, इसलिए अब इसकी सजा मैं तुम्हें देकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आज मैं तुम्हारी यहाँ पर जान ही ले लूंगा। तब वो जनरल जियानवू सिटी के लॉर्ड से कहता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अगर मारना चाहते हो तो ठीक है, मुझे मार डालो, लेकिन मेरे मरने का इल्जाम तुम फैंग के ऊपर लगा देना कि फैंग ने ही मुझे मारा है। उसके बाद कोर्ट उसे सजा देने जाएगी, क्योंकि जब मुझे सजा कोर्ट से ही मिलने वाली थी तो आखिर बीच में घुसकर उसे मुझे मारने की क्या जरूरत पड़ी। इस तरह से मैं मरने के बाद भी फैंग का पीछा नहीं छोड़ूंगा, और ये सारा प्लान गोंग का ही था। तो तुम्हें क्या लगता है कि इतना दिमाग वाला बेटा तुम्हारा हो सकता है? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। जिस चीज को सुनकर तो जियानवू सिटी का लॉर्ड और ज्यादा गुस्सा हो चुका था। तब वहाँ पर फैंग भी आ जाता है, जो जियानवू सिटी के लॉर्ड से कहता है, तो असल में तुम वो इंसान थे जिसने मेरे फादर और मेरे परिवार को मारा था, इसलिए मैं तुम्हारी भी यहाँ पर जान लेकर रहूंगा। तब जियानवू सिटी का लॉर्ड उससे कहता है, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, मैं तो तुम्हारे पास ही जाने वाला था तुमसे बदला लेने के लिए, क्योंकि तुम्हारे से भी मुझे काफी सारा हिसाब पूरा करना है। जिसके बाद वो उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक कर देता है, लेकिन फैंग अपने असुरा गॉड की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक से आसानी से बच जाता है। तो वहीं जियानवू सिटी का लॉर्ड उस जनरल को पत्थर में बदलते हुए उसे चकनाचूर कर देता है, जिस वजह से जनरल अब पूरी तरह से मारा जाता है। और फिर वो वहाँ से फैंग के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है, जहाँ देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। फैंग उड़ते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। ये देखकर तो जियानवू सिटी का लॉर्ड भी हैरान था कि आखिर ये उड़ कैसे सकता है। वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता ताकि वो फैंग के ऊपर अटैक कर सके, लेकिन वो एक भी अटैक फैंग के ऊपर नहीं कर पाता है। और फैंग बड़ी ही आसानी के साथ अपने फादर का बदला लेते हुए उस जियानवू सिटी के लॉर्ड को खूब मार रहा होता है। तब वो जियानवू सिटी का लॉर्ड अपनी स्नो पावर का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से फैंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये चीज भी फैंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। वो अपने एन्चार्टमेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे अटैक से बच जाता है और उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। इस चीज को देखकर तो जियानवू सिटी के लॉर्ड का दिमाग ही खराब हो जाता है कि आखिर ये फैंग है किस चीज का बना हुआ, ये आखिर मरता क्यों नहीं। इसलिए वो वहाँ पर अपने स्नो से बने ड्रैगन को समन कर लेता है और उन सभी ड्रैगन को वो फैंग के पीछे ही लगा देता है। लेकिन तब फैंग अपनी टाइगर स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी ड्रैगन को मारने के बाद एक बहुत ही भयंकर वाला अटैक सीधा जियानवू सिटी के लॉर्ड के ऊपर ही कर देता है, जिस वजह से वो वहाँ से बहुत दूर जाकर उड़ जाता है और अब उसकी भी हालत खराब हो चुकी थी। जिसके बाद फैंग उस जियानवू सिटी के लॉर्ड को वहाँ से अपनी पावर की मदद से हवा में उड़ा देता है। वो लॉर्ड उससे कह रहा होता है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, पर बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन फैंग तो अपने फादर की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए जैसे वो वहाँ पर अपनी मुट्ठी बंद करता है, जियानवू सिटी का लॉर्ड वहीं पर खत्म हो जाता है। और इस तरह से फैंग ने अपने सारे दुश्मनों से अपना बदला ले लिया था, जिस वजह से उसकी सांस में सांस आती है कि आखिरकार वो मरने के बाद भी अपने फादर को मुंह दिखाने के लायक हो जाएगा। वरना अगर बिना बदला लिए वो मर गया होता तब तो वो अपने फादर को मरने के बाद भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। जिसके बाद वो लड़की फैंग से कहती है, तुमने तो सच में कमाल कर दिया, तो बताओ मुझे कि तुम्हारा आगे क्या सफर होने वाला है। क्या तुम हमेशा जियानवू सिटी में रहोगे सूरो और मिंग के साथ शादी करके, या फिर नया सफर शुरू करोगे? क्योंकि अब तो तुम्हें यहाँ से अपना नया सफर ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे सारे दुश्मन तो वैसे भी खत्म हो चुके हैं। तो बताओ मुझे कि तुम आगे क्या करने वाले हो। क्या तुम उस मॉन्स्टर के पास जाकर पर्पल रोब स्पिरिटिस्ट बनोगे, या फिर तुमने कुछ और सोच कर रखा है? तब फैंग उससे कहता है, हाँ मैंने कुछ और ही सोच कर रखा है। मैं सबसे पहले अपने असली पेरेंट्स को ढूंढने निकलूंगा कि आखिर उन्होंने मुझे ऐसे क्यों हमेशा के लिए छोड़ दिया। साथ ही मुझे ये भी जानना है कि उन्होंने तुम्हें मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर क्यों डाला। आखिर इन सब चीज की क्या वजह हो सकती है। जिस पे वो लड़की कहती है, इन सब के लिए तो तुम्हें पहले एम्पायर लेवल को क्रॉस करना होगा, और ये मार्शल आर्ट का सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जिस पर फैंग कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब मेरा यही सफर होगा कि मुझे पावरफुल बनना है और अपने पेरेंट्स को ढूंढना है कि आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिसके बाद फैंग अपने नए सफर के लिए निकल जाता है। इस सफर में वो काफी ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करेगा। और फिर इसी सीन के साथ असुरा गॉड का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। सीजन 2 की अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन वो जब आएगा मैं उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।